तिरंगे का जो अपमान हुआ लंदन में, यहाँ से तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस हटा ली गई। उसके बाद लंदन में सिक्योरिटी फोर्सेस उपलब्ध करा दी गई। ये सुबह का दृश्य है। सारे जो बैरिकेड है सब उठा के चली गई दिल्ली पुलिस। उसके 5 घंटे बाद होश ठिकाने आए यूके की सरकार के, और वहाँ उन्होंने सुरक्षा कर्मी लगा दिए और ये पास नहीं फटक पाए इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के, पास नहीं फटक पाए। ज़रूरी था ना ब्रिजेश? बिल्कुल, एक टिट फॉर टैट मेजर है। मुझे लगता है सरकार को एक लॉन्ग टर्म मेजर भी लेना होगा, जिसमें उन्हें इंश्योर करना होगा या एटलीस्ट ब्रिटिश हाई कमीशन को ये बहुत क्लियरली बताना होगा कि जो उस दिन हुआ वो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति हुई तो भारत इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा। और आप देखिए कि वहाँ कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं थी कि 1000, 2000, 5000 लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, 150 लोग थे। लेकिन जिस तरह से जितने ईज़ के साथ उनको अलाउ किया गया और जिस तरह की बातें बाद में की गई कि नहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ऑल, ये क्लियर केस ऑफ वेंडलिज्म और क्राइम है। और मुझे लगता है जिस तरह से भारत सरकार ने आज एक्शन लिया, जितने सारे बैरिकेडिंग थे, मैं कल भी कह रहा था शो में, जिस तरह पहले अमेरिका ने एक बार ऐसा किया था इंडियन डिप्लोमेट के साथ, और जब दोबारा इंडिया ने रिटेलिएट किया सारी सिक्योरिटी हटा के और इन लोगों की प्रॉपर फ्रिस्किंग करके, तो उसमें अपने आप अमेरिका को भी बात समझ में आ गई। मुझे लगता है आज जैसा सुबह हुआ उसके तुरंत बाद इंडियन हाई कमीशन की सिक्योरिटी लंदन में वापस बहाल कर दी गई और उम्मीद ऐसी है कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पंकज जी? नहीं, ये तो साफ दिख रहा है कि आप अगर टिट फॉर टैट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर हमारा एम्बेसी वहाँ पर है तो उनका भी यहाँ पर है, वो ट्रीटमेंट बेहतर नहीं दे सकते तो हमें क्यों देना चाहिए। सवाल ये है कि ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है, हर एम्बेसी के अंदर उस देश की सिक्योरिटी भी होती है, कुछ लोग होते हैं, लेकिन बाहर का जो सुरक्षा का मसला होता है वो उस देश का होता है। उस देश की प्रथम जिम्मेदारी होती है कि एम्बेसडर्स या पूरे एम्बेसी इलाके को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि शांति पथ में जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं या चाहे कोई भी एम्बेसी का एरिया है उसको किस तरीके से पुलिस सुरक्षित रखती है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वेंडलिज्म कुछ लोगों ने किया, खैर उसका जवाब अगले दिन इंडियंस ने दिया जिसमें सिख भी शामिल थे। तो मुझे ये लगता है, और जो कि हम कल ये डिस्कस भी कर चुके हैं, कि ऐसा जो डायस्पोरा है उसको नस्त नाबूद करने की ज़रूरत है। इसके लिए डिप्लोमेसी को भी काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर रह करके इंडिया में अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इंडियन गवर्नमेंट बेहद अलर्ट मोड पे काम करे और उन पे शिकंजा कसने की कोशिश करे। मोहित, आप पंजाब में घूम रहे हैं, ग्राउंड सेंटिमेंट के बारे में बताइए। देखिए, कल हमारा TV9 भारतवर्ष पर एक कार्यक्रम है सत्ता, उसके लिए मैंने पब्लिक ओपिनियन हमने जानने का प्रयास किया कि अमृतपाल के मुद्दे से किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है पंजाब में, पंजाब के आम लोगों को। तो आप यकीन मानिए मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग कैमरा देखते ही कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यानी उनको ये डर लगता है कि अगर अमृतपाल सिंह के खिलाफ वो कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जिनके सेंटिमेंट हर्ट हों वो उसका विरोध कर सकते हैं। और जब कैमरा बंद होता है, आप नॉर्मल बात करते हैं, तो इवन की जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो सिख बहुल इलाके, वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि अमृतपाल सिंह खड़ा किया गया है मीडिया के द्वारा। वो कहते हैं कि एजेंसियों के द्वारा खड़ा किया गया है, पुलिस के द्वारा खड़ा किया गया, इतना बड़ा वो आदमी नहीं है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और वो माहौल जिन्होंने देखा है 1984 का, 1990 का आतंकवाद का दौर, वो नहीं चाहते कि उस तरह की चीज़ें पंजाब में वापस आएँ। तो मिला जुला रिएक्शन है, लेकिन एक डर ज़रूर है। अगर आप मुझे कहेंगे कि कैमरे पर आप आम जनता को ले आएँ और आम जनता से विचार जाने, मैं अभी अमृतपाल सिंह के गाँव से आ रहा हूँ, उनके गांव में हमने कई लोगों से बात करने का प्रयास किया तो वो बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब कैमरा ऑफ होता है तो वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, पुलिस जो कर रही है, ये मीडिया ने करवाया है, पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं, ऐसी बातें वो करते हैं। लेकिन वो अमृतपाल सिंह के समर्थन में भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अमृतपाल सिंह के नाम पर लोग चाहते नहीं हैं किसी विवाद में पड़ना, इसीलिए वो कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन एक मैं आपको आज जानकारी देना चाहूँगा कि पंजाब के हरीके पतन में एक प्रोटेस्ट चल रहा था जहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे अमृतपाल सिंह के समर्थन में। उनको आज पंजाब पुलिस ने वहां से हटा दिया है पूरी तरह से।
हालांकि वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक था, उन्होंने किसी हाईवे का जाम नहीं किया, कोई किसी तरह का हंगामा वहां पर नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अलाउ नहीं किया कि अमृतपाल सिंह के समर्थन में कोई वेव यहां पर खड़ी हो और लोग उसमें जुड़ना शुरू हों। तो मैं वही आपको जैसे बता रहा था कि विवाद से लोग बचना चाह रहे हैं, लेकिन हम इसको कहें कि वो अमृतपाल सिंह के साथ हैं, उसके खिलाफ बोलना नहीं चाह रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उनको लगता है कि ये मुद्दा हो सकता है कि कुछ लोगों की भावनाओं को आहत करे किसी भी तरह से, इसलिए वो खामोश रहना ही चाहते हैं। और अमृतपाल सिंह की मुझे ऐसी कोई वेव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये हो सकता है कि पंजाब में खासतौर पर जालंधर, नकोदर, शाहकोट और मोगा, ये वो इलाका है जहाँ पर वो पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी कार्यक्रम कर रहा था, काफ़ी धार्मिक कार्यक्रम किए थे, नशा मुक्ति केंद्रों पर जा रहा था। तो हो सकता है कि उसने वहाँ पर अपने जो समर्थन में कुछ लोगों को तैयार किया हो, या फिर जो लोग अब उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये मदद हो रही है। तो ये बैकअप प्लान क्या उसने पहले तैयार किया या अभी वो ऐसा कर रहा है, ये बात समझ से परे है। और इस दौरान जैसे भी हमारे कुछ पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस कहाँ है। आप देखिए, अगर वो लिंक रोड्स का इस्तेमाल करके एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे मूव कर रहा है, और मैं अभी तक जो हमने आपको सीसीटीवी फुटेज या जो भी ग्रैब्स दिए हैं वो 30 से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हैं। तो जलंधर और मोगा के पास उसकी मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तार नहीं हो पाता। तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है। ये पंजाब पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कि उनको पता नहीं लग पा रहा कि कौन कौन व्यक्ति किस किस गांव में उसकी मदद कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब पता लगता है तब एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन ऑन द स्पॉट कोई ऐसी कार्रवाई हो, जल्द पता लग जाए कि कहाँ किस जगह पर अमृतपाल को मूवमेंट करने में मदद की गई है, ऐसा इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस के पास फिलहाल नहीं है। ऐसा इंटेलिजेंस पंजाब पुलिस के पास नहीं है। भारद्वाज जी, कल हमने आपसे जब चर्चा की थी, जब अकाली दल और बाकी तमाम मुद्दों पे बात की थी, तो आपने आज भी बोला कि पॉलिटिकल वैक्यूम है। इस पॉलिटिकल वैक्यूम का तोड़ क्या है? डेमोक्रेसी होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अब इसका तोड़ क्या है? सारी चीज को ठीक कर सकें, लेकिन ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने क्राइसिस से जूझ रही हैं। कांग्रेस अपने क्राइसिस से जूझ रही है। जब से कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस से गए हैं तो कांग्रेस का अपना एक लड़खड़ाना शुरू हो गया काम। चन्नी को ट्राई किया उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का बहुत बड़ा क्राइसिस है। बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि बीजेपी फार्मर बिल्स के बाद एकदम पंजाब के अंदर जीरो हो गई, और वो जीरो जो है वो अभी भी है, क्योंकि गांव में बीजेपी का स्वीकार अभी नहीं किया कर रहे हैं लोग। शहरों में भी लोग बीजेपी को अगर देख रहे हैं तो शायद प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी की वजह से थोड़ा बहुत नजरिया होगा। और साथ में अगर अकाली दल को लिया जाए तो अकाली दल एक बहुत बड़े क्राइसिस में इसलिए आ गई है क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जो है वो अब 95-96 के हो गए हैं, तो ही इज पॉलिटिकली इनएक्टिव। तो उनकी जगह पे उनका बेटा सुखबीर जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ काफी लोगों में एक रिजेंटमेंट है। वो सैक्रिलेज केसेस को लेके भी है, वो इस चीज को लेके भी है कि अकाली दल का जो 10 साल का शासन था उसमें ड्रग्स का पंजाब में बहुत मतलब फैलाव हुआ, बहुत ज्यादा ड्रग मतलब पंजाब में आया। पंजाब बिकेम जैसे कहते हैं उड़ता पंजाब बन गया था, तो वो उन्हीं 10 सालों में हुआ था। तो कहीं ना कहीं अकाली दल की जो ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट थी लोगों के अंदर वो भी समाप्त हो गई है, और कोई ऐसा लीडर नहीं है। तो पुराने टाइम में हम देखते थे अगर बादल का काम नहीं चल रहा तो तलवंडी संभाल लेते थे, तलवंडी का नहीं चल रहा तो बरनाला संभाल लेते थे, बरनाला का नहीं चल रहा तो कोई और आ जाते थे। तो इस तरह से देयर वर लॉट ऑफ टॉल लीडर्स इन अकालीज ऑल्दो दे वर स्प्लिट। लेकिन अब इतना बड़ा वैक्यूम हो गया है कि कोई लीडरशिप नहीं आ रही है अकालीज के अंदर। और सच पूछा जाए पत्रकार के नाते मुझे लगता है कि अकाली दल अपनी एग्जिस्टेंस के लिए भी, सरवाइव करने के लिए भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल कर रहा है। हालांकि 100 साल पुरानी पार्टी है जो एक विचारधारा को लेके चलती है, एक संप्रदाय का नेतृत्व करती है, और एक डेफिनेट लाइन को लेके एक रीजनल पार्टी के रूप में काम करती है। लेकिन वो इट इज फेसिंग इट्स वर्स्ट क्राइसिस इन द लास्ट 100 years। तो ये सारा कुल मिला के जो एक सीन बना है जिसमें से आप निकली है, आप बहुत समय ले रही है अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली। उसके लिए भगवंत मान जो है वो उनका और केजरीवाल का जो आपस में टग ऑफ वॉर रहा है शुरू में, वो बहुत बुरा रहा है। और अब भी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि पंजाब पुलिस
जब ये अमृतपाल थोड़ी थोड़ी हरकतें करने लगा था तो पंजाब पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। अमृतपाल ने सबसे पहले जलंधर में गुरुद्वारे में जाके कुर्सियां तोड़ी, वहां वायलेंस किया, वहां के गुरुद्वारे के स्टाफ को डराया धमकाया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसी तरह से अजनाले वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसमें भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि उन्होंने एफआईआर एक रजिस्टर की है जैसा आप बता रहे हैं, 1.5 महीने बाद 1 महीने बाद बता रहे। तो अगर पुलिस उसी वक्त कोई एक्शन लेती तो मुझे लगता है कि आज जैसी स्थिति बनी है वो शायद ना बने। अब ये स्थिति आज वाला जो क्रैकडाउन है उसमें सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस पंजाब में काफी आई हैं, और ये सब तब हुआ है जब अमित शाह ने भगवंत मान को बुला के, जैसा कि अखबारी रिपोर्ट्स कहती हैं, तो उसको लताड़ा, उसको समझाया कि ये नहीं चलेगा, इस तरह से अगर पंजाब चलाना है तो ये पंजाब इस तरह से नहीं चलना चाहिए। तो उस मीटिंग के बाद जो अमित शाह और भगवंत मान की होती है, उसके बाद पंजाब पुलिस क्रैकडाउन शुरू करती है सेंट्रल फोर्सेस की सहायता के साथ। तो ये इतना डिलेड एक्शन जो पंजाब पुलिस ने किया है, मुझे लगता है ये बिल्कुल अक्षम्य है। ये पंजाब पुलिस की बहुत नालायकी कहूंगा, या इनडिसाइसिवनेस कहूंगा, या डायरेक्शनलेसनेस कहूंगा, या उनका कॉवर्डिस कहूंगा कि उन्होंने इतने दिन उसको क्यों पनपने दिया। उसके साथ हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, पंजाब पुलिस ने कभी चेक नहीं किया कि ये हथियार जो है लाइसेंसीज है क्या, बिना लाइसेंस के हैं, या अगर इनके पास लाइसेंस है तो कहाँ का लाइसेंस है, ये क्यों हो रहा है इसे। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी एक भूल रही है जो पिछले 3 महीनों में 3-4 महीनों में, जब से इसने ये अमृतपाल ने ये रूप अख्तियार किया है, तब से ये कर रहा है पंजाब के अंदर। तो पंजाब पुलिस की एक बहुत बड़ी डेप्यूटी है। और इसमें अब हम इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा, इंटेलिजेंस आती कहां से, इंटेलिजेंस लोगों से आती। कोई भी इंटेलिजेंस का कोई ऑफिसर होगा, उसका सोर्स जो है वो गांव का सरपंच होगा, गांव का कोई मुखिया होगा, या गांव के वो कोई लोग होंगे ऐसे ऐसे। यू हैव योर सोर्सेज, तो गांव में जो होते हैं या शहरों में जो होते हैं या कोई और लोग होते हैं, वो सोर्सेज होते हैं इंटेलिजेंस। एक आपकी कॉन्वर्सेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पंकज, पॉपुलर मैंडेट आपको मिला लेकिन भगवंत मान को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। भगवंत मान वो स्ट्रेंथ नहीं प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं जिससे लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जैसे अमरिंदर सिंह थे। देखिए, निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कहा ये नॉन सीरियस इमेज, चलिए नॉन सीरियस इमेज तो उनका पहले से भी रहा, और उनके बारे में बहुत तरह की बातें भी होती रही हैं, और जो विपक्ष है उन पर कई तरह के आरोप भी लगाते रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा और कहा यह जाने लगा कि इलेक्शन कैंपेन के दरमियान बाहर से लोग चार्टर्ड प्लेन से पंजाब पहुंचे और उनकी मदद करने लगे, तो आखिरकार वो कौन से लोग थे जो इनकी मदद कर रहे थे, और इन पर कई तरह के आरोप भी लगे। पर एक दूसरा सच ये भी है कि इनको चीफ मिनिस्टर तो बनाया गया, लेकिन क्या ये फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर हैं? कहा यह जाता है कि ये कंट्रोल दिल्ली से होते हैं और ये अपने तरीके से वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं। बीच में न्यूज़ में ये भी सुना गया कि डीजीपी इनकी मर्जी के नहीं, यहाँ जो केंद्र से वहाँ से डीजीपी बहाल करने की बात की जा रही है। पर इस सबसे इतर एक चीज़ मैं और भी समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये इतना सीरियस इशू है, और जैसा कि अजय भारद्वाज जी बता रहे थे कि अमित शाह ने बुलाया, कई सारी मीटिंग्स हुई और फिर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हुआ, वो दिखाई पड़ा, और फिर एक्शन अमृतपाल सिंह पे हुआ, वो भागने में कामयाब हुआ। पर दूसरी तरफ मैं आश्चर्यचकित इसलिए हो रहा हूं कि आज सदन में एक रिपोर्ट आया है और उसमें ये कहा गया कि एक शिरोमणि अकाली दल के एक लीडर ने यह कह दिया कि आपने एनएसए अमृतपाल सिंह के खिलाफ क्यों लगाया। यह सवाल उठ रहा है, क्या अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं अभी एक न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहा था, अगर इस तरह की भावनाएं कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सालों से वहां सत्ता में रही है, तो क्या उसका रोल पॉजिटिव है, क्या कंस्ट्रक्टिव है, क्या उसको लग रहा है कि इस तरह का सेंटिमेंट भड़का करके वो यूथ को या वहां के सिख कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। भले ही लोग कैमरे पे नहीं बोलते हो, लेकिन पीछे क्या बोल रहे हैं, और क्या उसको समझ करके ये लोग इस तरह का सेंटिमेंट भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि कल हमने चर्चा जरूर किया था कि कई लोग जो गिरफ्तार किए गए उनको लेकर के शिरोमणि अकाली दल ने एक हेल्पलाइन भी जारी
किया है कि गलत लोगों को टारगेट किया जा रहा है और खास तौर पे सिख कम्युनिटी के यूथ को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या इस तरह की बात करके शिरोमणि अकाली दल, जो कि वहां का कितना भी वो सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा हो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स तो है, तो ये किस तरह की जन भावनाएं हैं जिसको एड्रेस करने की कोशिश शिरोमणि अकाली दल कर रहा है और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रेशर में है? क्योंकि ये तो सच है कि बीजेपी की वैसी कोई हस्ती पंजाब में है नहीं, खासतौर पर कृषि बिल जब लाया गया था उसके बाद तो बीजेपी की स्थिति और भी खराब रही, और बीजेपी वहां पर पॉलिटिकल फोर्स कभी था भी तो शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में ही था। तो यही एक बड़ा सवाल है जो मैं जानना चाहूंगा। दोनों हमारे मोहित भी वहां पर हैं और अजय जी भी हैं, वो अगर बताएं इस पर प्रकाश डालें तो मुझे अच्छा लगेगा।